हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हमने जो नेक्स्ट टर्म करनी है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, और स्टार्ट करते हैं दैट इज़ रिलेशन से। दैट इज़ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो स्टूडेंट ये तो हमने करनी ही है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें हमने बड़े ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट करने हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मिलेंगे और भी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास एक कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है। ये कंडक्टर लिया है बेटा, इसका हमने कहा इसकी लेंथ एल है, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ एल है। इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया ए है, ठीक है स्टूडेंट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो ड्रिफ्ट कर रहे होंगे ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे हो। यहाँ पे मैंने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी की वैल्यू वी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करोगी स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में मूव करोगी ई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, ठीक है। लेट अस अज्यूम इसकी जो एन है, यहाँ पे सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसके प्लेट्स के, कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में जो होगा, दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ई एल, और वी कैन से ई इज इक्वल टू वी बाई एल। समझना, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। हमने कहा लेट स्मॉल एन जो है ना, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम नंबर डेंसिटी भी कह सकते हैं, नंबर डेंसिटी, दैट इज स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी जो है दैट इज वॉल्यूम। बेटा यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। तो हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मतलब कि टोटल चार्ज कितना होगा या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना बेटा, वो हमने कहा कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एरिया इंटू लेंथ, मतलब इंटू वॉल्यूम, एन ए एल। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर लेंथ के अंदर। क्लियर है। तो जो चार्ज कंटेन करोगा, चार्ज कंटेंट, इसने जो चार्ज कंटेन किया हुआ इस कंडक्टर ने, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेंथ के अंदर, तो बेटा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ एन ई, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आ जाएगा एन ए एल ई, समझ रहे ना बच्चा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो हमें समझ आ गई, बिल्कुल बेसिक टर्म्स थी। तो इसके बाद बेटा हमने कहा कि लेट, इसको टाइम लगा यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रिफ्ट करने के लिए, जैसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी किया। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, समझ रहे ना। तो यहाँ से हमने टाइम की वैल्यू निकाल दी बेटा। टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाइम की वैल्यू आ जाएगी लेंथ पर यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझ रहे बेटा। तो ऑल्सो करंट का फॉर्मूला हमें पता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो बेटा यहाँ से हमने स्टार इक्वेशन और डबल स्टार इक्वेशन ये दोनों यूज़ करनी है, और इसमें आई में पुट कर देनी है। तो ये जो टर्म बन जाएगी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू एन ए एल ई, क्लियर, क्यू डिवाइड बाई टी, टी इज एल डिवाइड बाई वी डी। तो बेटा एल के साथ एल कट गया, तो हमारे पास आ गया एन ए ई वी डी। तो बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। आपने रटना है इसको बेटा। यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि हाँ एक अच्छा सा रिलेशन निकाल दिया हमने। अब इसको करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं बेटा। हमें करंट डेंसिटी पता है, करंट डेंसिटी पता है। जो करंट डेंसिटी होती है ना बेटा, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया, और इसको जे के साथ नोट करते हैं। तो बेटा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये आई और ये अगर मैं ए के साथ इसको डिवाइड कर दूं, इस ए के साथ इसको डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, एन ई वी डी। तो दिस इज़ द रिलेशन करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, समझ ना, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और ये करंट डेंसिटी का, ठीक है। करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया। तो समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो, इसी इक्वेशन को यूज़ करके अगर हमने डिडक्शन करनी है ओम्स लॉ की, तो यहाँ से देखिए कैसे कर सकते हैं बेटा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट अब आप सीखने वाले इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है। आई की वैल्यू होती है ए एन ई वी डी, ठीक है।
ओम्स लॉ की डेरिवेशन करनी है हमने इसमें से, ठीक है। तो बेटा आई इज इक्वल टू ए एन ई वी टी, ये तो बेसिक हमें पता चल गया। अब यहाँ पे देखो ए एन ई एज इट इज़, ठीक है। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला हमने निकाला था ई टॉर्क अपॉन एम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो ए एन ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो ये बन जाएगा एम और ये एल। अब बेटा यहाँ पे देखो, अगर हम ध्यान से देखें ए एन ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन एम एल इंटू वी, तो बेटा v इक्वल टू आई आर वाला रिलेशन आपको दिखता हुआ लगेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ और इसको दूसरी साइड ले जाऊँ, तो v डिवाइड बाई आई, इट विल बी इक्वल टू v डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टॉर्क। समझ रहे बेटा। और बेटा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v इक्वल टू आई आर, तो इसका मतलब ये सारी की सारी जो टर्म आ रही है ना, ये सारी की सारी टर्म, दिस इज़ अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और इसको हम आर के साथ नोट करते हैं। समझ है, इसको हम आर के साथ नोट करते हैं। तो बेटा यहाँ तक तो आपको समझ आई गई होगी टर्म, इसको हम आर के साथ नोट करते हैं। और दिस इज अगेन द डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अब देखिए बेटा, इसी को आगे थोड़ा सा रेजिस्टिविटी निकालनी हो तो बेटा अब यहाँ पे देखो, अगर आपने एक बार अटेन कर ली ना वैल्यू रेजिस्टेंस की, तो इसके बाद देखो बेटा आर की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क ए। समझ रहे हो। अब ये तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये जो है ना, इसके ऊपर एक स्टोरी भी सुना सकते हैं हम। कैसे सुना सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे, मतलब कि ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कि रेजिस्टेंस जो है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। जैसे पहले भी क्वेश्चन आया था, आपको पूछा गया था। तो रेजिस्टेंस एक नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर पहले मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ, पहले रेजिस्टिविटी निकाल के, फिर मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जो टर्म मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू देखो बेटा, तो हमें पता आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए रहता है बेटा। तो इसको अगर इसके साथ कंपेयर करें बेटा, तो यहाँ पे देखो आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क एल अपॉन ए। तो ये सारी की सारी टर्म हमें रेजिस्टिविटी आती हुई लग रही है। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो आ रही है दैट इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क। तो स्टूडेंट यहाँ से एक टर्म तो समझ आ गई हमें कि अगर हम एक कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, उसके साथ हमने कुछ भी अटैच किया हुआ है, अगर जो रजिस्टर लगा हुआ है या फिर कोई रजिस्टर लगा हुआ है एक कंडक्टर के साथ या किसी भी मटेरियल के साथ जो रजिस्टर लगा हुआ है बेटा, अगर ये ख़राब हो जाए ना, ख़राब हो जाए, इसके साथ 5-6 और लगे हों, तो बेटा उसकी कौन सी प्रॉपर्टी जो है हमें पता चल रही है कि ख़राब हो रहा है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसी तरह का रेजिस्टेंस बनवाना हो। तो पहले क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता था, तो हम क्या करते थे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मटेरियल देखो, हमें पता नहीं चलता था कि वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है। तो बेटा वो जो टर्म होती थी ना, वो इन फैक्टर से हम डिसाइड कर लेते थे, ठीक है। तो वो कैसे फैक्टर से डिसाइड कर पा रहे थे, तो यहाँ पे देखो m जो है हमें पता है, m जो होता है वो मास होता है, n जो है नंबर डेंसिटी है। अगर हमने किसी भी मटेरियल, फॉर एग्जांपल हमें मटेरियल नहीं पता, तो हमें ये चीज़ तो पता ना, अगर हमारा कोई कंडक्टर या कोई मटेरियल ख़राब हो गया, तो इसका मतलब हमने उसकी कैलकुलेट करनी हो, वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि उस पर कितने ओम का रजिस्टर लगा होता है या कितनी रजिस्टिविटी लगी हुई थी। तो हम क्या करते हैं, पहले तो पूरा का पूरा सेटअप नया बनवाना पड़ता था। पर अगर अब हमें पता चल गया कि अगर हम कुछ पार्ट ख़राब हो जाए, तो हमें सिर्फ ये वाली कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए, मास की वैल्यू पता होनी चाहिए, एन की वैल्यू, नंबर डेंसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें ये 2-3 फैक्टर्स पता हैं, तो हम उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी, उस मटेरियल की मतलब कि प्रॉपर्टी को बना सकते हैं, मतलब कि जिसको हम रेजिस्टिविटी कह देते हैं, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल। वैसा हम नेचर का मटेरियल तैयार कर सकते हैं, और अगर हमें ये नेचर पता है तो हम उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ रहे ना, उसके डायमेंशंस को मेजर करके, समझ रहे। पहले बड़ा डिफिकल्ट रहता था कैलकुलेट करना, पर ये वाला जब से फैक्टर है ना बेटा, तो इस फैक्टर ने एक रेवोल्यूशन ले आई। उस रेवोल्यूशन से हमें पता चल गया कि हाँ, ये फैक्टर जो है वो नेचर बताता है मटेरियल का, इतना मास होगा, इतने नंबर होंगे, ठीक है। पहले क्या रहता था, हम पूरे का पूरा ही नया बनाना पड़ता था। तो स्टूडेंट चलो, इतना डिटेल में आप जाओगे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद ऑटम।
अब इसमें ना एक चीज़ और पूछी होती है, वो होती है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जे सिग्मा एंड ई, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन निकालना है। तो बेटा यहाँ पे देखो बड़ा ही ईजी है ये तो यहाँ पे हमने पहले कहा इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज की वैल्यू जो होगी माइनस ई रहेगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज इक्वल टू माइनस ई टॉर्क बाय एम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, समझ रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो करंट डेंसिटी जो होती है ना बेटा, करंट डेंसिटी वो क्या होती है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, पीछे हमने निकाला था एन ई वी डी, मतलब एन क्यू वी डी, और यहाँ पे क्यू जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ई है। तो इसका मतलब ये बन जाएगा एन माइनस ई टॉर्क बाई एम। तो स्टूडेंट इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, एन ई स्क्वायर टॉर्क ई बाय एम, क्लियर। तो ये वाली टर्म बनती जाएगी, और ई जो है दैट इज इन वेक्टर, तो हम वेक्टर में लिखेंगे क्योंकि वी वेक्टर है। तो बेटा वही हमने पढ़ा है कि एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क, ये वाला, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अगर ये रेजिस्टिविटी है तो जे इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क, तो ई डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी। और रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टिविटी, जे इज इक्वल टू सिग्मा वेक्टर, सिग्मा क्रॉस सिग्मा डॉट ई वेक्टर। तो समझ रहे हैं, सिग्मा डॉट ई वेक्टर। तो दिस इज़ द रिलेशन, और ये भी एक ओम्स लॉ है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे दिस इज द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ ना। तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में ये बन के आता होता है, समझ गए। ये बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन कि डिड्यूस ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज लाइक करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए। अब बेटा यहाँ पे देखो, हमने जो एक टर्म निकाली थी इम्पॉर्टेंट टर्म, उसको मैं फिर से लिख देता हूँ। अब सबसे पहले देखो, आर का फॉर्मूला था हमारे पास रो एल बाई ए, ठीक, आर का फॉर्मूला इज रो एल बाई ए। अब बेटा इसके बाद देखो, रो की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क, ठीक, और आर की वैल्यू दैट इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क। तो बेटा ये तो हमारे पास टर्म्स आ गई कि हाँ जो अभी अभी हमने निकाली हैं। यहाँ पे वेयर टॉर्क क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। मैं आपको एक एक टर्म फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि बेटा ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अब मैं आपको मेन क्रक्स पॉइंट देने वाला हूँ। एम जो है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। यहाँ पे एन क्या है, एन इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर, ठीक है, ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर, समझ रहे बच्चा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें इसमें, इसको हम तीन पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले कंडक्टर के लिए देखो, फोर कंडक्टर। बेटा ये जो टर्म बताने लगा हूँ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है, रेजिस्टिविटी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन मास, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर, ई इलेक्ट्रॉन होता है, टॉर्क इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। तो कंडक्टर के लिए अगर मैं कहूँ कि टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दूँ, अगर मैं टेम्परेचर टी की वैल्यू को बढ़ा दूँ, तो बेटा यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंडक्टर होगा, अगर मैं टेम्परेचर इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाएंगे, भागना शुरू हो जाएंगे। तो उनके बीच में आपस में टकराव जो है ना, टकराव, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जो टकरा रहा था उसकी वो बड़ा ही छोटा रह जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम छोटा रह जाएगा बेटा, टॉर्क छोटा रह जाएगा, समझ ना, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब कि क्योंकि यहाँ पे देखो, पहला जो इलेक्ट्रॉन था दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा था, इसने फॉर एग्जांपल टी टाइम लिया, अब तो यहाँ पे पागल ही होगा, टेम्परेचर बढ़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन तो और ज़्यादा स्पीड से मूव करना शुरू हो गया। जब इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ने से तो उनके बीच का गैप कम हो जाएगा, ज़्यादा स्पीड से वो टकराएंगे। अगर ये टॉर्क कम हो गया ना बेटा, टॉर्क कम हो गया, तो बेटा यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन इसके टॉर्क,
अगर टेम्परेचर बढ़ा, टॉर्क डिक्रीज़ हुआ, तो बेटा अपने आप सोचो, दिमाग लगाओ, तो रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा? रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर ये छोटा हो रहा ना, तो इसका मतलब ये बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। समझ रहे? रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी बेटा। अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ करिए तो आर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है? आर के ऊपर आर आर आर, तो आर जो है वो भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब आर भी इंक्रीज़ करेगा बेटा। तो बेटा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन लगा लो, आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की फॉर्म में भी बड़ा पूछा जाता है, और ये कंपटीशन में भर भर के पूछते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको आप ऐसे लर्न करो, टेम्परेचर बढ़ेगा, टॉर्क कम होगा, और क्या चीज़ है, रो की वैल्यू बढ़ेगी और आर की वैल्यू भी बढ़ेगी इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ कंडक्टर। क्लियर है? अब बढ़ते हैं बेटा। अब अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो हमें पता है फिर से रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क, और आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क लेंथ अपॉन एरिया। समझ ना? तो ये दो फॉर्मूले थे हमारे पास। तो बेटा यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है बेटा। कंडक्टर के केस में, कंडक्टर के केस में, पिछले वाले के केस में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो तो कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पे इस वाले में देखिए, यहाँ पे जो हमने पीछे किया है, ठीक है, ये फैक्टर थे एम अपॉन एन इसके टॉर्क। मैंने एन को 2 करके नहीं छेड़ा। कंडक्टर के केस में ना बेटा एन जो है वो कांस्टेंट रहता है। नंबर जो होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, वो फिक्स रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। उसके सारे के सारे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स रहते हैं, फिक्स रहते हैं। पर सेमीकंडक्टर के केस में बेटा ऐसे नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, और वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में मतलब कि ऐसे ऐसे बढ़ते होते हैं जो आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर के चैप्टर में। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझना, अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाते हैं ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे एन की वैल्यू जो है ना, नंबर डेंसिटी, ये बेटा इंक्रीज करती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विद इन द कंडक्टर, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। समझना? टेम्परेचर बढ़ा सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है। कंडक्टर के केस में तो बाउंड स्टेट और कंडक्टिंग स्टेट, तो आपको पता होगा। सेमीकंडक्टर में अगर फॉर एग्जांपल पहले 30 थे फ्री इलेक्ट्रॉन, अब ये बढ़ के 50 हो जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये धीरे धीरे करता करता ये कंडक्टर की तरफ बढ़ता होता है टेम्परेचर के बढ़ने से। बेटा एन की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। अब एन की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो बेटा रिलैक्सेशन टाइम जो था 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच का, वो तो कम ही होगा, ठीक है। अब बेटा ये वाले फैक्टर अब हमें परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एन की वैल्यू बढ़ रही है और टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो हम रेजिस्टिविटी को किसके अकॉर्डिंग समझे? अब ये तो यही क्रक्स पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कॉम्पिटिशन में पूछा गया था बेटा। बेसिक्स में तो आपको आना चाहिए, पर ये कॉम्पिटिशन में बेटा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा हट के पॉइंट है, थोड़ा अलग सा पॉइंट है। तो टी की वैल्यू बेटा अगर बढ़ती है ना, तो एन जो है नंबर डेंसिटी, वो भी बढ़ रही है बेटा। यहाँ पे अगर ये बढ़ रही है ना, तो बेटा ये ऐसे याद कर लो कि ये जो है वो डोमिनेट करता है, इसको डोमिनेट करता है। अगर बेटा ये डोमिनेट करेगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है ना, रेजिस्टिविटी की वैल्यू इसके बढ़ने से एन के बढ़ने से ये कम हो जाएगी बेटा। यहाँ पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, हालांकि इसके डिक्रीज करने से इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, पर ये डोमिनेट कर रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है, इसको भी डोमिनेट कर रहा है, तो इसको डोमिनेट कर रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये वाली वैल्यू को डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब आर की वैल्यू अगर डिक्रीज करिए, रो की वैल्यू डिक्रीज करिए, तो आर की वैल्यू भी क्या करेगी बेटा? आर की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। तो बेटा यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट तो समझ आना शुरू हो गया होगा। तो बेटा हम देखिए ऐसे मान सकते हैं, फॉर एग्जांपल यही सेमीकंडक्टर का पार्ट लें अगर, ठीक है, दोनों के लिए एक जनरल मैं पॉइंट बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा पार्ट उठा लूँ, ऐसे छोटा सा फ्रेगमेंट करके इसका पार्ट उठा लूँ, तो मैंने कहा कि उसकी जो डी आर की वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, वो आर नॉट फैक्टर जो है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। इनिशियल रेजिस्टेंस जो थी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बेटा ऐसे ही है जैसे कि मतलब फैक्टर्स जो है आपने +1 में किए थे, L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है, S इज इक्वल टू S नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, याद होगा V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये भी वैसे ही है। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये एक तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी रेजिस्टेंस की, ठीक है, तो यहाँ पे R इनिशियल फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या थी। दूसरा रेजिस्टेंस की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt, चेंज इन टेम्परेचर, इस पर्टिकुलर छोटे से रीजन में जो टेम्परेचर के ऊपर वेरिएशन आ रही होगी, तो दैट इज
चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस, दूसरा इज चेंज इन टेम्परेचर। बेटा अगर हम इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करें, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों फैक्टर को देखें, तो बेटा हमें जो वैल्यू आती हुई लगेगी ना डी आर की, दैट इज़ इक्वल टू, कांस्टेंट हटा देते हैं, कांस्टेंट हटाया तो यहाँ पे एक अल्फा आएगा बेटा, ये प्रोपोर्शनल नहीं है बेटा, प्रोपोर्शनल नहीं, ये अल्फा है, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, अल्फा टाइम आर नॉट डी टी। बेटा अगर मैं इसको मान लूँ कि ये जब इनिशियली इंटीग्रेट करूँ, ये जब आर नॉट होगा उस वक्त इसका टेम्परेचर 0 होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस जब आर नॉट होगा उस वक्त टेम्परेचर होगा, तो ये जब फाइनल रेजिस्टेंस इसका आर एफ हुआ होगा टेम्परेचर के बढ़ने से जो चेंज आया होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेट करने के बाद आर एफ माइनस आर नॉट, क्योंकि आर आएगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू आर नॉट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा डी टी, और ये लिमिट्स आ जाएंगे 0 से लेकर टी तक। बेटा ये जो कंडीशन है इसमें अल्फ़ा जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। और ये जो अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा या ये पूरी की पूरी टर्म, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है बेटा, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ऐसे मान लो कि ये वेरिएबल के लिए है बेटा, कांस्टेंट टर्म के लिए ना, ये वेरिएबल टर्म के लिए है, कांस्टेंट टर्म के लिए, कांस्टेंट टर्म के लिए आर एफ माइनस आर नॉट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आर नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। बेटा यहाँ पे देखो, अगर ये वेरी कर रहा हो ना टेम्परेचर के साथ, वेरिएशन ज़्यादा शो कर रहा हो, वेरिएशन आ रही हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो अगर वेरिएबल में हो तो हम ऐसे वाली इंटीग्रेशन करके ये वाली टर्म लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये कांस्टेंट हो तो हम इंटीग्रेट के बाद अल्फ़ा डेल्टा टी डायरेक्टली लिख देते हैं, वे डेल्टा टी इज T2 माइनस T1 कह सकते हो, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ये टर्म आई है हमारे पास, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, समझ गए, आर नॉट इधर लेके गए तो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इसको जितने स्टार डाल सकते हो डालो, क्योंकि अब इसके बाद देखो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आपको पता चलेगा, ठीक है, जेई और नीट में भर भर के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, तो मैंने कहा कि फिर से देखो, कंडक्टर के लिए 4 कंडक्टर के लिए बेटा अल्फ़ा की वैल्यू कैसी होगी, यहाँ पे देखो हमारे पास आर एफ, फिर से देखो ये फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला भी हमने ट्राई किया है, दैट इज़ आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट इंटीग्रेशन ये वाला या ये वाला, ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ ऊपर, हाँ जी, ये जो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी है बेटा, ये कंडक्टर के केस में अब सिंपली सोचो कि मैंने आपको करवाया था एक टर्म कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो जो टर्म थी रिलैक्सेशन टाइम वो क्या हो रहा था, वो कम हो रहा था, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और आर की वैल्यू भी बढ़ रही थी। बेटा ये कंसेप्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही लिखवाया। तो बेटा मैंने कहा कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो बेटा अल्फ़ा कैसा होगा, क्वेश्चन ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो अल्फ़ा कैसा होगा। तो अल्फ़ा बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अल्फ़ा भी बड़ा होना चाहिए। बेटा यहाँ पे अल्फ़ा पॉजिटिव या नेगेटिव के बारे में ही पूछते होते हैं, तो अल्फ़ा जो है वो यहाँ पे इस केस में पॉजिटिव होना चाहिए बेटा, समझ गए ना। अल्फ़ा पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना है, बिकॉज आर इज़ इंक्रीजिंग, समझ रहे हो ना। अब इसके बाद अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँ बेटा, सेमीकंडक्टर की बात करूँ बेटा, हमने सेमीकंडक्टर में अभी पढ़ा है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे जो डोमिनेट करने वाला टर्म था वो था नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी बढ़ती है, नंबर डेंसिटी बढ़ती है तो टॉर्क की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करती है, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू तो डिक्रीज़ ही करती है, पर यहाँ पे नंबर डेंसिटी अगर डोमिनेट कर रहा था तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ करी थी और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ करी थी, समझ रहे, ये फैक्टर आ रहे थे। तो बेटा अगर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ करिए तो हमें पता आर इज इक्वल टू आर फाइनल इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो बेटा यहाँ पे अगर ये वाली टर्म है तो ये रेजिस्टेंस कम कब होगा, जब अल्फ़ा जो है वो छोटा होगा,
अल्फ़ा छोटा कब होगा, मतलब कि अल्फ़ा जब नेगेटिव होगा बेटा। बेटा यही पूछा जाता है कि अल्फ़ा पॉजिटिव किस केस में होगा और अल्फ़ा नेगेटिव किस केस में होगा। बुक में डायरेक्टली दिया जाता है, मैंने आपको फील करवाई है ये चीज़, समझ ना, ये मैंने आपको फील करवाई है ये चीज़ कि क्यों ये नेगेटिव है, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज़ करती है। बेटा ये आपको अब समझ आ रहा होगा, आप बुक में देखना आपको डायरेक्टली दिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कंसेप्ट ये क्लियर नहीं होता। तो मैंने आपको फुल फ्लेज एक एक स्टेप समझाया कि हाँ कैसे कैसे ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा यहाँ पे आप ये वाली टर्म याद रखनी है फॉर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के लिए देता हूँ, फॉर रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, क्लियर, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, वेयर अल्फ़ा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर एंड अल्फ़ा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। समझ गए। अब बेटा यहाँ पे देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन देखो जो जेई में पूछा गया था, और इसके बाद मैं आपको इरोडॉक की बुक का भी एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपके पास एक मशीन है, ठीक है, ये एक मशीन है, ठीक है। ये जो मशीन है बेटा, मैंने कहा कि ये ना मशीन जो है इंडिया में वर्क कर रही थी, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस था 10 ओम और इसका टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो। अब बेटा यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इस मशीन को उठाया, ये सेम इरोडॉक का क्वेश्चन ये समझ लीजिए, ठीक है। इस मशीन को उठाया, इस मशीन को उठा के हम इस इंडियन मशीन को उठा के हमने बनाया, अच्छे से चल रही थी, अच्छा वर्क हो रहा था, ठीक है, तो इसका मतलब कि पूरा वर्किंग अच्छी मिल रही थी। तो हमने सेम मशीन को बेटा, हमने ना इस मशीन को उठाया और हमने कनाडा में भेज दिया। तो बेटा यहाँ पे अब ये कंसेप्ट है कि अगर मैंने इस मशीन को तैयार करके कनाडा में भेज दिया, तो वहाँ पे इसका जो टेम्परेचर रहता है बेटा 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। अभी हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने या डिक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो बेटा कंसेप्ट यही है कि अगर ये मशीन इंडिया में इतने डिग्री सेल्सियस पे 10 ओम की वैल्यू के साथ वर्क कर रही थी, ये कनाडा में गई तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही थी, तो उसके पीछे का कारण क्या रह रहा था। तो सबसे पहले आपको कारण तो समझ आ गया होगा कि ये मशीन वर्क क्यों नहीं कर पा रही, प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रही। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू वेरी होनी शुरू हो गई है, आर की वैल्यू वेरी हो रही है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी इसके अकॉर्डिंग वेरी करी बेटा। तो बेटा ये कंडक्टिंग मटेरियल जो हमने बनाया था वो इंडिया के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग तरह से बिहेव वर्क करेगा और बाहर वाले टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग तरह वर्क करेगा। तो एक तो हमें कंसेप्ट समझ आ गया। तो इरोडॉक में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना बेटा, वो इस फॉर्म में था बेटा। क्वेश्चन ऐसे था, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन रो 1 रो 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 such that total resistance of the system is independent of temperature. Summary says that find out the relationship between rho 1 rho 2 alpha 1 and alpha 2 such that the total resistance of the system is independent of temperature. तो कैसे हम करेंगे कि हाँ एक मशीन को इंडिया में बना रहे हैं, दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो उनका टेम्परेचर सेम रहे, कैसे ही ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसका रिलेशन बताना है हमने, रो 1 रो 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। ऐसी मशीन आजकल बनाई जा रही है क्योंकि ट्रांसपोर्ट करें हम अपने मशीन्स को, बाहर वाली मशीन्स को इंडिया में लेकर आए। तो अगर ये टेम्परेचर का फ़र्क पड़ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उन्होंने दिमाग लगाया होगा। तो बेटा उन्होंने क्या किया, इस फॉर्म में ऐसे, ठीक है, इस फॉर्म में किया बेटा। यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया हमने, ये है, ठीक, दोनों साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। दो अलग अलग कंडक्टिंग मटेरियल लिए, उनको आपस में जोड़ दिया, एक को अल्फ़ा 1 बोल दिया कि इसकी रेजिस्टिविटी रो 1 और अल्फ़ा 1 है, ठीक है, कंडक्टिविटी।
तो बेटा यहाँ पे देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1 है, तो यहाँ पे देखो मैंने कहा कि इसकी पर्टिकुलर लेंथ हमने बनाई होगी वो L बनाई हो, ठीक है, और ये भी L लेंथ है, दोनों की लेंथ सेम के लिए ये रो 2 बना दिया और ये अल्फ़ा 2, समझ गए। इसकी रेजिस्टिविटी R1 रो 1 थी, इसकी रेजिस्टिविटी R2 थी, रो 2 थी, और अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जो है इनके हमने क्या ले लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो बेटा अब ये देखो दोनों के अलग अलग टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो मैंने कहा कि ये देखिए इनिशियल कंडीशन इक्वल टू फाइनल कंडीशन, ये हमें पता है। तो इसका इनिशियली जब ये दोनों अलग अलग थे तो इस वक्त फॉर्मूला था रो 1 L/A, उसकी रेजिस्टेंस ये थी, प्लस रो 2 L/A, ये थी इसकी रेजिस्टेंस, ठीक है। इस पर्टिकुलर इसका भी एरिया ए है, ठीक है। तो बेटा रो 1 L/A प्लस रो 2 L/A, तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा, ये किसके इक्वल आएगा। तो मैंने कहा कि ये जो इक्वल आएगा वो आएगा जब हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया होगा तो टेम्परेचर बढ़ाया होगा टेम्परेचर के बढ़ने से, ठीक है। ये उस वक्त की कंडीशन है जब टेम्परेचर जो है टेम्परेचर सेम था, ठीक है। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाया होगा, फॉर एग्जांपल डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसकी जो वैल्यू के ऊपर चेंज आया वो आया रो 1 L/A। L जो होता है हमें पता है L इजिकल टू L0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, प्लस इसके ऊपर जो फ़र्क आएगा वो कितना आएगा रो 2 L/A 1 प्लस अल्फ़ा 2, ये अल्फ़ा 1 आ जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, क्लियर। तो ये वाली टर्म बन गई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो ये इक्वल है इसके, तो यहाँ पे एरिया कट जाएगा, ठीक है, दोनों में कॉमन लेके लेंथ कॉमन लेके कट जाएगी। तो हमारे पास जो टर्म बची वो क्या बची, रो 1 भी यहाँ पे देखो रो 1 और रो 2 वो भी आपस में कट जाएंगे, ठीक है, इस साइड जाके। तो हमारे पास बचा रो 1 अल्फ़ा 1 प्लस रो 2 अल्फ़ा 2 इक्वल टू 0। बच्चे इसको स्टार डाल के याद रख लो कि अगर आप इस फॉर्म से यूज़ करते हो रेजिस्टिविटी और कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट प्लस रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई टेम्परेचर का फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, उसके ऊपर कोई टेम्परेचर का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको समझ आ गई होगी टर्म, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इरोडोव की टफेस्ट प्रॉब्लम थी। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।